शहर में सुधा रसोई में चाय बना रही थी, तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, गांव के मोहन चाचा जी। सुधा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? लेकिन उधर से टूटी हुई आवाज़ आई, बिटिया तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुधा के हाथ से कप गिर पड़ा। चाय की छींटें पैरों पर पड़ी, लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। आंखों से आंसू बरस पड़े। नहीं चाचा जी, ये कैसे हो गया? चाचा जी ने लंबी सांस भरी। बिटिया, मौत पर किसका बस है? तुम्हारे पिताजी चले गए। वह गांव पहुंची। गांव का वातावरण इन दिनों अजीब सा उदास था। खेतों में धान की कटाई हो रही थी, लेकिन त्रिपाठी परिवार के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुधा के पिताजी रामनारायण जी अचानक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गए थे। पूरे गांव ने उनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी थी, लेकिन उनकी मौत ने जैसे घर को हिलाकर रख दिया। आंगन में चौकी पर उनका शरीर सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। सुधा रो रो कर बेहाल थी। माँ शारदा कभी पिताजी का चेहरा देखती तो कभी आसमान की तरफ। दोनों बेटे नरेश और विकास औपचारिक आंसू बहाकर चुपचाप कोने में बैठे थे। सुधा ने माँ को गले से लगाकर कहा, माँ अब आप अकेली रह गई हैं। मैं हूँ ना, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। माँ बस आंसू पोंछते हुए बोली, बिटिया तू तो ब्याह करके अपने घर की हो गई है। माँ का सहारा तो बेटे ही होते हैं। सुधा का दिल कसक उठा। वो जानती थी कि माँ का भरोसा बेटों पर है, लेकिन वह भी समझ रही थी कि दोनों भाई अपने अपने संसार में व्यस्त हैं। पिताजी के क्रियाक्रम के कुछ ही दिनों बाद भाइयों ने माँ को समझाना शुरू किया। माँ, खेती का काम हम सब देख लेंगे, आप तो बस आराम कीजिए। गहनों का भी हिसाब बांटना ठीक रहेगा, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। माँ भोली भाली थी। उन्होंने सोचा कि बेटे सच में उनकी मदद कर रहे हैं। विकास की पत्नी बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, जब आप चाहोगी हम आपकी सेवा करेंगे। अभी तो आप हमें अपने गहने दे दो, हम संभाल लेंगे। नरेश की पत्नी भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। माँ ने आंसू पोंछे और अपनी साड़ियों में से निकाल निकाल कर सोने चांदी के सारे गहने बहुओं को दे दिए। खेतों का कागज़ भी बेटों के नाम कर दिया। सुधा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि माँ आपसे गलती हो रही है, ये सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, लेकिन माँ ने उसे चुप करा दिया। सुधा, बेटों के लिए ही तो हम जीते हैं, तू क्यों उलझ रही है? पिता की तेरहवीं पर उसने देखा कि भैया पहले ही ज़मीन और गहनों का बंटवारा कर चुके थे। भाइयों की पत्नियां यानी भाभियां आपस में मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी तो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। जब तक गहने और ज़मीन थी तब तक हमने खूब सेवा की, अब सुधा दीदी ही रखे। दिन गुजरते गए। माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उम्र का असर था, कमर झुक गई थी, आंखें भी धुंधली हो चुकी थी। गांव से सुधा के फ़ोन की घंटी बजी। गांव के बड़े चाचा ने सुधा को फ़ोन किया। बिटिया सुधा। फ़ोन पर चाचा जी की भारी आवाज़ थी, बिटिया तेरे पिताजी तो रहे नहीं, और अब तुम्हारी माँ बहुत अकेली हो गई हैं। उनके हाथों से काम नहीं होता, आँखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। उनके हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। तेरे दोनों भाई उन्हें अपने घर रखने से मना कर चुके हैं। तू ही अब उनका सहारा है। अब तुझे ही माँ को अपने घर ले जाना होगा। सुधा ने रोते रोते पूछा, भैया उन्होंने माँ को सहारा नहीं दिया? चाचा जी की आवाज़ भारी हो गई। नहीं बेटी, उन्होंने साफ कह दिया कि माँ को अपने घर नहीं रख सकते, बोझ समझते हैं उसे। तू ही माँ को ले जा, वरना वो अकेली कैसे जी पाएगी। सुधा का दिल फट पड़ा। उसने तुरंत कहा, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। सुधा के दिल पर जैसे चोट लगी। रविवार की सुबह थी। दिल्ली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुधा ने जल्दी जल्दी बैग पैक किया। बेटे आशीष को भी उठाया और कहा, जल्दी से नहा धो ले बेटा, हमें गांव जाना है। आशीष आंख मलते हुए बोला, गांव किस लिए माँ? वहाँ तो बोरियत होती है, नेट भी नहीं चलता। सुधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा नानी अकेली है, हमें उन्हें लेने जाना है, वो हमारे साथ रहेंगी।
आशीष थोड़ी देर चुप रहा, फिर अनमने स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। अजीत बाहर कार की चाबी घुमाते हुए खड़े थे। चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। सुधा, देख लो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई लोग हैं ना, वही क्यों नहीं रखते अपनी माँ को? सुधा ने धीमे स्वर में कहा, भैया लोग नहीं मान रहे। चाचा जी ने फ़ोन किया था, कह रहे थे अब माँ अकेली नहीं संभल पा रही। अजीत ने सख्त लहजे में कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोझ हमारे सिर पर डाल दो। सोच लो, घर में पहले ही खर्चे कम है क्या? बेटा बड़ा हो गया है, कॉलेज जाएगा, उसकी फ़ीस भरनी है, ऊपर से ये नई जिम्मेदारी। सुधा ने गहरी सांस ली। अजीत बोझ नहीं है मेरी माँ, उन्होंने सारी उम्र हमें संभाला है, क्या अब हम इतना भी नहीं कर सकते? अजीत ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन फिर चुप हो गया। गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ बोले ड्राइव करने लगा। गांव की ओर जाते रास्ते पर खेत फैले हुए थे, सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। सुधा का दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसे बार बार बचपन की यादें घेर रही थी। कैसे माँ हमेशा चूल्हे के पास बैठती, कैसे रात को हमें कहानियाँ सुनाती। वही माँ आज असहाय है। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी गांव के बाहर रुकी। घर की टूटी दीवारें देखकर सुधा की आंखें भर आई। दरवाजे पर मोहन चाचा खड़े मिले। आ गई बिटिया, आओ आओ। तुम्हारी माँ तो सुबह से ही दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। सुधा अंदर गई। माँ चारपाई पर बैठी थी। पतली सी देह, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में धुंधलापन। लेकिन जैसे ही सुधा दिखी, उनकी आंखें चमक उठी। बिटिया तू आई, तूने कष्ट क्यों किया? मैं तो यहीं ठीक थी। सुधा झुककर माँ के पैरों से लिपट गई। माँ, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, आप मेरे पास चलोगी। माँ ने सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, पर तेरी गृहस्थी है, तेरा पति, तेरा बेटा, मैं कहाँ फिट बैठूंगी वहाँ? सुधा ने आंखें पोंछते हुए कहा, आप फिट हो या ना हो, मेरा दिल आपको अपने पास चाहता है, बस अब और बहस नहीं। गाड़ी में बैठते ही अजीत का चेहरा और खिंच गया। उसने सुधा से धीरे से कहा, ये सब क्या नाटक है? तुम्हारे भाई लोग तो मज़े से गांव में ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। देख लेना, घर पहुँचते ही दिक्कतें शुरू हो जाएगी। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल टूट रहा था, पर उसने ठान लिया था, जो भी हो माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। गाड़ी दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी। माँ खिड़की से बाहर देखती रही, कभी खेत, कभी पेड़, कभी आसमान। शायद उनके दिल में भी डर था, क्या सचमुच बेटी के घर में जगह होगी? दिल्ली की सड़कों पर शाम उतर रही थी। गाड़ियों का शोर, लाल पीली लाइटों की भीड़ और ऊंची ऊंची इमारतें। गांव की शांति के बाद ये सब शारदा जी को अजनबी सा लग रहा था। गाड़ी जब सुधा के 3 मंजिला मकान के सामने रुकी, तो शारदा जी ने सिर उठाकर देखा। बड़ी सी कोठी थी, पक्की दीवारें, चमकते शीशे और गेट पर सुरक्षा ताला। अरे बिटिया, तेरा घर तो बहुत सुंदर है, शारदा जी ने आश्चर्य से कहा। सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, ये सब आपका आशीर्वाद है। अंदर आते ही आशीष ने नानी के पैर छुए, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराना उत्साह नहीं था जो बचपन में नानी को देखकर झलक पड़ता था। उसने बस औपचारिक सा कहा, नमस्ते नानी, फिर तुरंत मोबाइल लेकर ऊपर के कमरे में चला गया। सुधा का पति अजीत बड़ा कंजूस स्वभाव का था। कारोबार अच्छा था, लेकिन रुपए खर्च करना उसे पचता नहीं था। माँ के आते ही उसका चेहरा उतर गया। अजीत ने नौकर से कहा, चाय ले आओ। फिर सुधा को अलग बुलाकर धीमे स्वर में बोला, देखो, मैंने पहले ही कह दिया था, ये सब घर में नहीं चलेगा। अब सोच लो, कहाँ रखोगी इन्हें? सुधा ने धीमे स्वर में कहा, हमारे साथ नीचे के गेस्ट रूम में रह लेंगी। अजीत का स्वर कठोर था। गेस्ट रूम? कल कोई रिश्तेदार आ गया तो कहाँ ठहराएंगे? ऊपर स्टोर रूम खाली है, बस वही ठीक रहेगा। सुधा का दिल कांप गया। स्टोर रूम? वहाँ तो पुराने बक्से, टूटी कुर्सियाँ और धूल पड़ी रहती है। क्या माँ ने पूरी उम्र यही दिन देखने के लिए काटी थी? शारदा जी चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने सुधा को हल्की आवाज़ में कहा, बिटिया,
मैं कहीं भी रह लूँगी, तू परेशान मत हो। सुधा ने आंखों से आंसू पोंछे और जल्दी से ऊपर जाकर स्टोर रूम को थोड़ा साफ करवाया। पुराने बक्से एक तरफ खिसकाए गए, एक चारपाई पर बिछौना डाला गया, खिड़की खोली गई ताकि थोड़ी हवा आ सके। सुधा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब ये कमरा आपका होगा, आप आराम से रहिए। माँ मुस्कुराई, पर वो मुस्कान सुधा को और घायल कर गई। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बिटिया, गांव में तो चारपाई भी अकेली थी, यहाँ तू पास में है, वही बहुत है। माँ, अब आप यहीं रहेंगी, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, बिटिया तू बहुत बड़ी हो गई है, मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन पति अजीत के चेहरे पर शिकन थी। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा गया। अजीत ने चुपचाप 2-4 निवाले खाए और फिर टीवी खोलकर बैठ गया। आशीष जल्दी जल्दी खाकर मोबाइल पर दोस्तों से बातें करने लगा। सुधा ने माँ की थाली में सब्जी परोसी। शारदा जी ने धीरे धीरे खाते हुए कहा, बिटिया सब अच्छा है, पर लगता है मैं यहाँ सब पर बोझ बन जाऊंगी। सुधा ने झट से कहा, ऐसा मत कहो माँ, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। लेकिन सुधा जानती थी ये सिर्फ दिलासा है, असली सच तो वही था जो अजीत की आंखों में साफ झलक रहा था। रात को सुधा अपने कमरे में बैठी थी। माँ की मुस्कुराहट, उनकी चुप्पी और अजीत की बेरुखी सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो सोच रही थी, क्या सचमुच माँ के लिए मेरे ही घर में जगह इतनी छोटी है? क्या मैंने सही किया उन्हें यहाँ लाकर? लेकिन अगर मैं न लाती तो गांव में अकेली रहकर किस हाल में जीती? सुधा की आंखें भीग गई। उसने मन ही मन प्रण किया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। रात को अजीत ने सुधा से कहा, देखो सुधा, तुम्हारी माँ हमारे घर में रहेंगी तो खर्च बढ़ेगा, दवाइयाँ, खाना सब अलग, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। सुधा की आंखें भर आई। अजीत, ये मेरी माँ है। जब मैं बच्ची थी तो इन्हीं ने मुझे संभाला, पढ़ाया लिखाया, अब इन्हें छोड़ दूँ क्या? अजीत ने चिढ़कर कहा, तो अपने भाइयों को क्यों नहीं बोलती? बेटों का फर्ज होता है माँ को देखना। सुधा के चेहरे पर उदासी छा जाती है। रात को सुधा अपने कमरे में बैठी थी। स्टोर रूम में माँ को लाए अभी 3 दिन ही हुए थे। कमरे बहुत छोटा था। खिड़की से आती धूप बड़ी मुश्किल से फर्श तक पहुँच पाती थी। पुराने बक्सों के बीच रखा एक चारपाई और उस पर बिछौना, एक टेबल फैन और एक बल्ब, यही माँ की नई दुनिया बन गई थी। सुबह सुबह सुधा ऊपर जाती और कहती, माँ आप नीचे आकर बैठो, ड्राइंग रूम में, वहाँ खुला माहौल है। लेकिन माँ हर बार मुस्कुराकर कहती, बिटिया यहाँ ठीक हूँ, ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे घुटनों के बस में नहीं है। असलियत ये थी कि माँ घर के बाकी लोगों के सामने खुद को अजनबी महसूस करती थी। अजीत का ठंडा और तिरस्कृत व्यवहार, आशीष की व्यस्तता और नौकरों की उपेक्षा, यह सब उन्हें भीतर ही भीतर चुभता था। नानी अपने पोते आशीष को देखकर खिल उठती थी, बेटा इधर आ, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ जैसे बचपन में सुनाती थी। लेकिन अब किशोर हो चुका आशीष झल्लाकर कहता, नानी प्लीज़ दूर रहिए, मुझे पसंद नहीं। एक शाम आशीष अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रहा था। माँ धीरे धीरे नीचे आई और पास बैठने लगी। बेटा, कौन सा सीरियल चल रहा है? आशीष ने बिना देखे कहा, क्रिकेट नानी, आप समझोगी नहीं, आप ऊपर ही आराम करो। दोस्तों ने हल्की सी हंसी दबाई। माँ चुपचाप उठी और वापस अपने कमरे में चली गई। सुधा ने ये सब देखा तो उसका दिल कसक उठा। रात को उसने बेटे से कहा, आशीष, नानी से ऐसे बात नहीं करते, उन्होंने तुम्हें बचपन में कितना दुलारा है, याद है? आशीष ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, नानी पुराने ज़माने की बातें करती है, मुझे बोरियत होती है। सुधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में यह शब्द गहरे उतर गए। अजीत का रवैया और कठोर था। कभी वह बिल देते समय ताने कस देता, ये दवा दारू और खाने पीने का नया खर्चा भी जुड़ गया है, तुम्हारे भाइयों से क्यों नहीं कहती कि कुछ भेजें? कभी खाने की मेज पर कह देता, देखो मेहमान की तरह लाई हो इन्हें, तो खर्च भी उनके बेटों से ही निकलवाओ।
सुधा हर बार चुप रह जाती। वो जानती थी कि अजीत से बहस करने का मतलब है घर का माहौल और बिगाड़ना। शारदा जी की दिनचर्या अब छोटी सी हो गई थी। सुबह थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखना, फिर बिस्तर पर लेटना। सुधा ऊपर आती तो वह उससे अपने गांव की बातें करती। बिटिया, याद है वो आम का पेड़? तू कितनी बार वहां से गिर जाती थी। सुधा हंस पड़ती, लेकिन तुरंत आंखें नम हो जाती। शारदा जी कहती, यहाँ तेरे पास रहकर अच्छा तो लगता है, पर मन कहता है मैं तेरे लिए बोझ न बन जाऊं। सुधा उनका हाथ पकड़कर कहती, माँ आप बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। अगर आप पास ना होंगी तो मुझे ही जीना मुश्किल लगेगा। लेकिन दोनों जानती थी कि ये आधा सच है। शारदा जी का मन रोज टूटता था और सुधा का दिल रोज घायल होता था। रात को जब सब सो जाते तो सुधा चुपचाप ऊपर जाती। शारदा जी के कमरे में बल्ब की हल्की रोशनी जल रही होती। शारदा जी तकिए पर सिर टिकाए हुए छत को देखती रहती। सुधा बगल में बैठ जाती। माँ, नींद नहीं आ रही? शारदा जी धीमे स्वर में कहती, नींद तो आती है बिटिया, लेकिन सपनों में वही पुराना आंगन दिखता है। खेत, पेड़, तेरे पिताजी की हंसी सब याद आ जाते हैं। यहाँ तो बस दीवारें हैं। सुधा आंसू रोककर कहती, माँ आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन दोनों जानती थी दीवारें और अकेलापन दोनों का बोझ शारदा जी के साथ दिन पे दिन बढ़ रहा था। दिन बीतते गए, शारदा जी की दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। सुधा अक्सर मेडिकल स्टोर के से लिस्ट लेकर लौटती और पर्स में झांकती। अजीत का चेहरा हर बार सख्त हो जाता था। सुधा जानती थी कि अजीत गलत नहीं कह रहे, लेकिन उनके बातों का जहर उसके दिल को चीर जाता। उसने सोचा, सचमुच माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटों पर लुटा दी थी और वही बेटे माँ को पूछते तक नहीं। अगले दिन सुधा ने हिम्मत कर बड़े भाई नरेश को फ़ोन लगाया। भैया, माँ की दवाइयों का खर्चा बढ़ गया है, अकेले मुझसे सब संभल नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा सहयोग उनकी देखभाल में आप लोग भी कीजिए। फ़ोन के उस पार से नरेश की आवाज़ आई, ठंडी और बेरुखी भरी। बहन, हमारी भी बहुत मजबूरी है। ट्रैक्टर की किस्तें बाकी हैं, बेटी की शादी करनी है। तुम तो बड़े घर में रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी। सुधा का गला भर आया। भैया, पर माँ ने तो आपकी मदद के लिए ज़मीन भी बेच दी थी, याद है? नरेश ने झुंझलाकर कहा। पुरानी बातें मत याद दिलाओ। उस समय उन्होंने मदद की तो हमने भी संभाला था। अब हालात अलग हैं। सुधा ने कांपते हाथों से फ़ोन काट दिया। सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते अजीत ने फिर वही बात उठाई। सुधा, तुम्हें पता है माँ को रखने का मतलब क्या है? दवाइयाँ, डॉक्टर, खाने पीने का खर्च, सब कुछ मेरे ऊपर आ रहे हैं। सुधा ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी माँ है। आपने हमेशा कहा कि घर में बड़ों का होना बरकत है। अब जब माँ हमारे पास है तो आपको खर्च की ही चिंता है। अजीत ने गुस्से से अखबार पटक दिया। सुधा, मैं घर चलाता हूँ, मुझे खर्च सोचना पड़ता है। अगर माँ को रखना ही है तो समझ लो कि घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसने छोटे भाई विकास का नंबर मिलाया। विकास, माँ की दवाइयों और खाने का खर्चा बढ़ रहा है, कुछ मदद कर सको तो बड़ी राहत होगी। विकास ने तुरंत जवाब दिया, दीदी मेरे बेटे की पढ़ाई चल रही है, घर में रोज़ खर्चे बढ़ रहे हैं, मैं सच कहूँ तो हाथ खाली है। सुधा ने दुख भरे स्वर में कहा, भाई आज जब माँ को तुम लोगों की ज़रूरत है तब तुम अपनी परेशानियाँ गिनवा रहे हो, और जब माँ ने तुम लोगों की मदद के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे वो बात कैसे भूल गए। विकास हंसकर बोला, अरे दीदी, माँ ने तो हमेशा सबके लिए किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम हर महीने पैसे भेजें। तुम तो दिल्ली में हो, बड़ा घर है, बिजनेस है जीजा का, तुम्हें क्या परेशानी। और दीदी, भावुकता छोड़ो, माँ अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तू ही सेवा कर ले, वरना लोग कहेंगे कि बेटी होकर भी माँ को छोड़ दिया। हमें इसमें मत घसीट। ये सुनते ही सुधा के हाथ से मोबाइल फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसका दिल चीर गया। ये वही बेटे हैं जिनके लिए माँ ने अपना सब कुछ दिया, और आज वही कहते हैं माँ ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। भाभियाँ तो फ़ोन उठाते ही बहाना बना देती, दीदी हमारे पास पहले से ही खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई,
घर का लोन। हमें मत कहो, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। सुधा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके कानों में माँ की कही बात गूंज रही थी, बेटी ही असली सहारा होती है, बेटों का मोह छोड़ चुकी हूँ। फ़ोन रखने के बाद सुधा देर तक कमरे में चुप बैठी रही। माँ पास आई और धीरे से बोली, किससे बात कर रही थी बिटिया? सुधा ने बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, मेरी सहेली का फ़ोन था। लेकिन माँ सब समझ गई। उन्होंने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, बेटों से उम्मीद मत रख, मैंने बहुत उन्हें दिया, पर अब समझ आई कि बेटियां ही सच्चा सहारा होती हैं। सुधा माँ से लिपट गई। उसकी आंखें नम थी और दिल में एक गहरी पीड़ा थी। जिन भाइयों को माँ ने सब कुछ दिया वही आज सबसे दूर खड़े हैं। रात को सुधा ने डायरी में लिखा, रिश्ते कागज़ की नाव जैसे हो गए हैं। बेटों के लिए माँ सिर्फ ज़रूरत भर थी, अब जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुधा का बेटा आशीष हाई स्कूल में पढ़ता था। नानी से वो बहुत पहले प्यार करता था, लेकिन अब दोस्तों की बातें सुनकर दूरी बनाने लगा। एक दिन उसने कहा, माँ, नानी को समझाओ कि सामने मत बैठा करे। मेरे दोस्त हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारी नानी अंधी सी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुधा ये सुनकर टूट गई। आशीष, यही नानी है जिसने बचपन में तुझे गोद से उतारने नहीं दिया था। आज तू इन्हें बोझ मानता है। लेकिन बेटे ने नज़रें चुरा ली। संध्या का समय था। सुधा ने माँ के लिए गर्म दूध बनाया और कप में रखकर बेटे आशीष को आवाज़ दी, बेटा, नानी को ये दूध दे आओ। आशीष मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसने चिढ़कर कहा, माँ, मैं क्यों दूँ? नानी तो खुद ले सकती हैं। सुधा ने सख्ती से कहा, आशीष, ये तुम्हारी नानी है। जब तुम छोटे थे ना, तुम्हें गोद में उठाकर लोरी सुनाती थी, तुम्हें दुलारती थी। आज तुम्हें बस इतना करना है कि उन्हें दूध पकड़ा दो। मन मारकर आशीष कमरे में गया। नानी मुस्कुराई, आशीष बेटा आओ, तुमसे मिलकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। लेकिन आशीष ने अनमने ढंग से कप रखते हुए कहा, नानी प्लीज़, मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। सब हंसते हैं कि तुम्हारी नानी को ठीक से दिखाई नहीं देता, पुराने ज़माने के कपड़े पहनती हैं। नानी का चेहरा एकदम बुझ गया। उन्होंने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाना चाहा, लेकिन आशीष पीछे हट गया। सुधा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगी, जिस नानी ने आशीष के बचपन में उस पर इतना प्यार दुलार लुटाया था, वही नाती आज उनसे शर्माता है। बरसात का मौसम था, बाहर बादल गरज रहे थे और खिड़की से बारिश की बूंदें कमरे के भीतर तक छिटक रही थी। माँ स्टोर रूम के बिस्तर पर बैठी थी, पैरों में सूजन थी और हाथ में दवा की पुड़िया। सुधा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में गर्म दूध का गिलास था। माँ, ये पी लीजिए, डॉक्टर ने कहा है, कमजोरी के लिए ज़रूरी है। शारदा जी ने गिलास थामा, लेकिन मुस्कान ओढ़ते हुए बोली, बिटिया, तू रोज़ इतना क्यों भाग दौड़ करती है? तेरे पास और भी काम है, दवा, दूध, खाना, और ऊपर से दामाद जी के ताने भी सहती है। क्यों कर रही है तू ये सब? सुधा की आंखें भर आई। माँ, आप मेरी माँ हो, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। शारदा जी ने धीमे स्वर में कहा, फ़र्ज? हाँ बिटिया, लेकिन क्या हर फ़र्ज निभाना ज़रूरी होता है? जब उससे गृहस्थी टूटने लगे। मैं देख रही हूँ दामाद जी के मन में मेरे लिए जगह नहीं है। आशीष को भी मैं अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ। सुधा ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ऐसा मत कहो, आप बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। शारदा जी की आंखों से आंसू बह निकले। ताकत नहीं बिटिया, मैं तेरे लिए चिंता बन गई हूँ। जब भी अजीत तुम्हारे ऊपर ताने कसते हैं, मेरा दिल दुखता है। मैं तेरी ज़िंदगी में भारीपन नहीं छोड़ना चाहती। सुधा की आवाज़ काँप रही थी। माँ, आप मेरे लिए सब कुछ है, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊँगी? सुधा कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे से आशीष की आवाज़ आई, मम्मी, मैंने कहा था ना कल दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है। मुझे बहुत सारे खाने के आइटम बनाकर देने वाली थी, आप फिर भूल गई? सुधा चौंक गई। आशीष बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, माँ की दवा लाने गई थी, इसी में ध्यान नहीं रहा। आशीष का चेहरा कठोर हो गया। बस हमेशा नानी नानी, आपकी दुनिया में अब मैं रह ही कहाँ गया हूँ? सुधा का दिल काँप गया।
आशीष ये कैसी बातें कर रहा है? नानी को हमारी ज़रूरत है और बड़े बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं। आशीष झल्ला गया। भगवान है तो मंदिर में रहे, घर में नहीं। मुझे उनकी वजह से पाबंदियाँ झेलनी पड़ती है। हर समय दवाइयाँ, हर समय उनका ध्यान। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी पढ़ाई, मेरी आज़ादी, सब पर असर हो रहा है। शारदा जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आशीष बेटा, अगर मेरे कारण परेशानी हो रही है तो मुझे कहीं और भेज दो। तू पढ़ लिख कर आगे बढ़, मुझे देखकर पीछे मत रह। सुधा के आंसू बह निकले। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आशीष अभी बच्चा है, समझता नहीं। लेकिन उस रात सुधा देर तक सो नहीं सकी। उसके कानों में बेटे के शब्द गूंजते रहे। भगवान है तो मंदिर में रहे, घर में नहीं। वो सोचती रही, कितनी जल्दी पीढ़ियों के बीच दूरी आ जाती है। जिस नानी की गोद में कभी आशीष खेल खेल कर बड़ा हुआ, आज वही नानी उसके लिए बोझ बन गई। क्या माँ का अस्तित्व सचमुच इतना छोटा है? अगले दिन आशीष बिना कुछ कहे दोस्तों के साथ बाहर चला गया। सुधा ने माँ का खाना परोसा, दवा दी और खुद चुपचाप आंसू पोंछती रही। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कई तरह की दवाइयाँ लिख दी। खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। सुबह का समय था। सुधा किचन में पराठे सेक रही थी। अजीत नाश्ते की मेज पर बैठे हुए गुस्से से अखबार तह कर रहे थे। सुधा, कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये अब और नहीं चलेगा। मैंने कल अपने दोस्तों को खाने पर बुलाने का सोचा था, लेकिन फिर याद आया कि ऊपर स्टोर रूम में तुम्हारी माँ है। सब हंसेंगे कि 3 मंजिला कोठी में रहकर भी सास को स्टोर रूम में रखे हैं। मुझे ये बदनामी नहीं चाहिए। सुधा चुप रही। उसकी आंखें नीची थी। अजीत ने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं अलग रहूँगा। अब फैसला तुम्हें करना है। सुधा का दिल कांप उठा। अजीत, कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरी माँ है। अजीत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ तुम्हारी माँ है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी छवि, मेरा कारोबार, मेरे रिश्ते, सब पर असर पड़ रहा है। मैं और समझौता नहीं करूँगा। सुधा का गला भर आया। रात का सन्नाटा था। सुधा करवट बदल रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। पति की कठोर बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक माँ धीरे धीरे कमरे में आई। उनकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। माँ ने सुधा का हाथ थाम लिया। बिटिया। सुधा ने चौंक कर देखा। माँ, आप जाग रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बिटिया, मैंने सब सुन लिया है। दामाद जी ने जो कहा वो सच है। उसकी सोच अलग है। मैं तेरे घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। सुधा रो पड़ी। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आपको कहीं नहीं भेजूँगी। माँ ने धीरे से बेटी का चेहरा सहलाया। बेटी, माँ का काम हमेशा त्याग करना होता है। तूने बहुत किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। सुधा ने सिर हिलाया। नहीं माँ, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे लिए सब कुछ है। आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? शारदा जी ने सुधा के आंसू पोंछे और बोली, बिटिया, जब मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया तब सोचा था बुढ़ापे में सहारा देंगे, पर अब समझ गई हूँ, बेटे दूर चले जाते हैं, बेटी ही असली सहारा होती है। पर मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे छोड़ा वृद्धाश्रम में। सुधा माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ, आप मेरे लिए मंदिर के भगवान जैसी हो। मैं आपको कहीं नहीं छोड़ूंगी। शारदा जी बस मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे गहरी उदासी छिपी थी। सुधा ने साहस जुटाकर बड़े भाई नरेश को फिर फ़ोन किया। भैया, अजीत जी आजकल बहुत नाराज़ चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने भाइयों को अपनी माँ को रखने को कहो। आप थोड़े दिन माँ को अपने पास रख लीजिए, फिर मैं ले आऊँगी। भाई नरेश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सुधा, हमारे ऊपर पहले से बहुत खर्च है। मकान की ईएमआई, बेटी की शादी। तभी भाभी सुमन ने फ़ोन पकड़ लिया और तेज़ आवाज़ में बोली, सुधा, देखो हम अभी बहुत व्यस्त हैं, हमें परेशान मत करो। ससुर जी के जाने के बाद हमने माँ जी की सेवा की थी, अब हमें मत कहो। फ़ोन कट गया। सुधा ने सुबकते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटी, अपने भाइयों से कोई उम्मीद मत रख।
एक रात अजीत ने सुधा से साफ कह दिया, या तो अपनी माँ को उनके बेटों के पास छोड़ दो या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, नहीं तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। या तो अपनी माँ को उनके बेटों के पास छोड़ दो या किसी वृद्धाश्रम में, वरना मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। सुधा के कानों में जैसे बम फट गया। क्या मेरी माँ को मैं घर से निकाल दूं? अजीत गुस्से से बोला, हाँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुधा ने धीरे से कहा, अजीत, माँ बूढ़ी हैं, उनका इलाज और देखभाल जरूरी है। अजीत ने तुनक कर कहा, जरूरी है तो अपने भाइयों से कहो, जब उन्हें खेत खलिहान बांटना था तो उन्होंने ही सब हड़प लिया, अब तुम्हारी माँ का बोझ मैं क्यों उठाऊं? सुधा का चेहरा उतर गया। मैंने नरेश और विकास भैया से कहा था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, हमारी मजबूरी है, कोई मदद नहीं कर सकते। अजीत ने ठाका लगाया, हाँ क्यों करेंगे, जब जानता है कि उनकी बहन ही गधी बनकर सब उठाएगी। देखो सुधा, मैं साफ कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ को यहाँ और नहीं रख सकता। घर का माहौल बिगड़ गया है, आशीष भी नाराज़ होता है। सुधा ने गहरी सांस ली। अजीत, ये कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी माँ है। आज जो कुछ मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अजीत ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, हर हफ्ते डॉक्टर, दवाइयाँ, फल, दूध, तुम्हारी माँ के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं ये सब कब तक झेलूं? बस बस, बहुत हो गया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी माँ को रखना है तो बाहर कहीं दूसरे घर में रखो और उनकी सेवा करती रहो, लेकिन इस घर के खर्चे मैं नहीं उठाऊंगा। या तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या फिर। सुधा काँप गई। या फिर क्या? अजीत ने ठंडी निगाहों से कहा, या फिर तुम सोच लो इस घर में कैसे रहना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुधा की आंखें भर आई। वो जान गई थी अजीत का इशारा सीधा सीधा उनके रिश्ते पर था। माँ सब सुन चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बेटी का घर मत टूटने देना। अगर मेरी मौजूदगी उसके लिए समस्या है तो बेहतर है मैं खुद ही दूर चली जाऊं। उस रात सुधा अपनी माँ के कमरे में गई। शारदा जी बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने सुधा का सिर सहलाया। बिटिया, मैंने पहले ही कहा था, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। तेरे घर गृहस्थी में दरार पड़ती मैं नहीं देख सकती। सुधा रोते रोते बोली, पर माँ, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, फिर मैं कैसे? माँ ने आह भरते हुए कहा, बिटिया, कभी कभी त्याग करना पड़ता है। तू मुझे छोड़ देगी तो मैं चैन से रह लूँगी। मैं तेरे घर को टूटते नहीं देख सकती। वही मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। सुधा चीख उठी, नहीं माँ, आपको मैं वहाँ नहीं भेज सकती। शारदा जी ने गहरी सांस ली। कभी कभी माँ को अपनी बेटी के सुख के लिए खुद ही पीछे हटना पड़ता है। तू मेरी चिंता मत कर, मेरे जैसे बहुत लोग वहाँ होंगे, हम सब मिलकर जी लेंगे। सुधा ने शारदा जी का हाथ कसकर थाम लिया। उसके दिल में एक ज्वालामुखी फूट रहा था। क्या यही है माँ की कीमत? जिनसे सब ने लिया वही आज सबके लिए बोझ बन गई। रात को सुधा देर तक नींद में नहीं जा सकी। उसके कानों में माँ की वही बात गूंजती रही, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। सुधा सोचती रही, क्या सचमुच माँ सही कह रही हैं? क्या उनके लिए यही बेहतर होगा? लेकिन माँ को अपने से दूर करना, ये तो मेरे लिए मरने जैसा होगा। आंखों से बहते आंसुओं के बीच सुधा ने तकिए को भींच लिया। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या सचमुच माँ बेटी की ज़िंदगी में सिर्फ बोझ बनकर रह जाती है? लेकिन माँ की आंखों में आंसुओं के बीच अडिग निर्णय था। बेटी, माँ का काम त्याग करना होता है। मैं तेरा जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकती। मुझे छोड़ आ। सुधा का दिल चीर गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। रविवार की सुबह थी। सुधा ने ड्राइवर से कहकर कार निकाली। पिछली सीट पर शारदा जी चुपचाप बैठ गई। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था, कुछ कपड़े, माला और दवाइयाँ। सुधा की आंखें बार बार धुंधली हो रही थी। उसका दिल काँप रहा था। सामने शीशे में उसने माँ का चेहरा देखा, झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। शारदा जी ने धीरे से कहा, बिटिया रो मत, मैंने तुझे बोझ से आज़ाद कर दिया है, अब तेरा घर बचा रहेगा।
सुधा सिसक उठी। माँ, बोझ तो मैं हूँ, आप नहीं। आपके बिना मेरा घर खाली हो जाएगा। कार धीरे धीरे दिल्ली की भीड़ से निकलकर शहर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहाँ एक पुरानी इमारत थी, सुखधाम वृद्धाश्रम। बड़े बड़े दरवाजे, भीतर बगीचा, लेकिन चारों ओर अजीब सी उदासी पसरी हुई। सुधा ने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा। भवन बड़ा था, लेकिन भीतर उदासी का आलम था। हर कोने में उम्र की थकान और अकेलेपन की गूंज थी। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। देखा बिटिया, यहाँ मेरे जैसे कितने लोग हैं, सबका अपना दर्द है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली नहीं रहूँगी। सुधा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, मैं आपको यहाँ छोड़ नहीं सकती। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रो मत बेटी, तू हर हफ्ते मिलने आ जाना। तेरी सूरत देख लूँगी तो मुझे लगता रहेगा कि मेरी ये बेटी अब भी मेरे पास है। सुधा झुककर माँ के पैरों से लिपट गई। माँ, आप मेरी दुनिया हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। वृद्धाश्रम की अधिधीक्षा ने धीरे से सुधा के कंधे पर हाथ रखा। बिटिया, हिम्मत रख। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं और महीनों सालों तक मिलने नहीं आते। तू तो कम से कम हर हफ्ते मिलने आएगी। सुधा ने आंसुओं में सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। माँ ने बेटी का चेहरा सहलाया। मत रो सुधा, यहाँ मैं ठीक रहूँगी। सुधा ने माँ को गले से लगाकर कहा। माँ, हर हफ्ते मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप अकेली नहीं हैं। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर माँ की विदाई के साथ ही सुधा का दिल जैसे आधा रह गया। सुधा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका दिल चीर गया। वही माँ जिसने दिन रात मेहनत करके उन्हें बड़ा किया, जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी, आज उनके लिए कोई जगह नहीं बची। सुधा अब हर हफ्ते मिलने जाती, माँ का हाथ पकड़कर घंटों रोती। माँ हमेशा हिम्मत देती। बेटी, मुझे देखकर दुखी मत हो, तू अपना घर संभाल। कई महीने बीत गए। माँ भी अब हर बार मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती। बिटिया, तुझे देखकर लगता है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। एक रविवार की सुबह सुधा कार लेकर वृद्धाश्रम पहुंची। गेट पर खड़ी बुजुर्ग महिलाएं उसे देखते ही मुस्कुरा दी। लो सुधा, बिटिया आ गई। आज फिर शारदा जी के चेहरे पर चमक लौट आएगी। सुधा भागकर भीतर पहुंची। आंगन के कोने में शारदा जी चारपाई पर बैठी थी। माला हाथ में थी पर आंखें बंद थी। सुधा को देखते ही चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आ गई बिटिया, चल बैठ, आजा पास। सुधा ने माँ का हाथ थामा। माँ, कैसी हो? दवाइयाँ ठीक से ली ना? शारदा जी ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, यहाँ सब लोग हैं, कभी कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, पर तेरे बिना मन कहाँ भरता है। सुधा की आंखें नम हो गई। माँ, अगर आपका मन नहीं लगता तो मैं आपको वापस घर ले जाऊंगी। शारदा जी ने गहरी सांस ली। नहीं बिटिया, वहाँ तेरे पति और बेटे को मैं बोझ लगती हूँ। यहाँ कम से कम कोई मुंह बनाकर नहीं कहता कि मैं बेकार हूँ। पर हाँ, जब तू आती है तो लगता है जैसे फिर से अपने घर के आंगन में बैठी हूँ। सुधा ने माँ को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झड़ते रहे। दिन बीतते गए। हर हफ्ते सुधा आती। वो माँ के लिए फल, मिठाई, कपड़े लाती। शारदा जी हर बार वही मुस्कान ओढ़ लेती, पर सुधा समझ जाती कि मुस्कान के पीछे गहरी उदासी छिपी है। एक दिन सुधा ने देखा, माँ दूसरी बुजुर्ग औरतों के साथ भजन गा रही हैं। उनकी आवाज़ काँप रही थी, आंखें नम थी। सुधा पास गई तो शारदा जी ने धीरे से कहा, बिटिया, भजन गाते गाते लगता है कि जैसे भगवान से कह रही हूँ, अब बुला लो, यहाँ तो सब इंतज़ार ही है। सुधा के दिल में दर्द की लहर उठी। माँ, ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना आपके साथ। शारदा जी मुस्कुरा दी, लेकिन वह मुस्कान वैसी ही थी, अधूरी और दर्द भरी। उस रात सुधा घर लौटकर देर तक छत पर बैठी रही। आसमान के तारों को देखते देखते उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्यों बेटियां ही हमेशा माँ बाप का सहारा बनती हैं और बेटे सिर्फ नाम के वारिस? क्यों समाज आज भी माँ बाप को बोझ समझने लगता है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में एक कसक थी, काश मैं माँ को कभी भी उस वृद्धाश्रम में ना छोड़ती। गर्मी की एक तपती दोपहर थी।
सुधा घर में काम कर रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, सुधा जी जल्दी आइए, आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर देख रहे हैं पर हालत गंभीर है। सुधा के हाथ से बर्तन छूटकर गिर गए। उसका दिल धक धक करने लगा। क्या कह रहे हैं आप? माँ, मेरी माँ, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर कार की ओर दौड़ी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, कहीं देर तो नहीं हो गई? क्या मैं माँ को फिर देख भी पाऊंगी? वृद्धाश्रम पहुँचते ही वो हाफती हुई भीतर भागी। आंगन में कुछ बुजुर्ग खड़े थे। सबकी आंखों में चिंता थी। कमरे के अंदर बिस्तर पर शारदा जी लेटी थी। चारों ओर दवाइयाँ और डॉक्टर खड़े थे। सुधा उनकी ओर लपकी। माँ, माँ, मैं आ गई। शारदा जी ने धीमे से आंखें खोली। उनकी सांसें भारी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से सुधा का हाथ थाम लिया। बिटिया, तू आ गई, अब मुझे कोई डर नहीं। सुधा बिलक पड़ी। माँ, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपको घर ले जाऊंगी, बस आप ठीक हो जाओ। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी, वही पुरानी अधूरी मुस्कान। सुधा, मैं अब थक गई हूँ, बस तुझे देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने धीरे से सुधा के कंधे पर हाथ रखा। आपकी माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है, उम्र ज़्यादा है, हमें पूरा प्रयास करना होगा। सुधा ने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शारदा जी ने फिर आंखें बंद कर ली। सुधा उनका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उस पल उसे महसूस हुआ कि जैसे भगवान ने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। अस्पताल जैसा माहौल उस वृद्धाश्रम के कमरे में था। डॉक्टर शारदा जी की नब्ज टटोल रहे थे। नर्स इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। सुधा लगातार उनके सिरहाने बैठी थी, हाथ थामे हुए। सुधा बड़बड़ा रही थी, माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं आपका सहारा बनूंगी, बस थोड़ा और धैर्य रखो। शारदा जी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें तेज और टूटी फूटी हो रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, मेरी चिंता मत कर, तूने जितना किया उतना कोई बेटा भी नहीं करता, अब मुझे जाने दे, बहुत थक गई हूँ। सुधा ने सिर हिलाया, रोते हुए कहा, नहीं माँ, आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको घर ले जाऊंगी, आपके कमरे में नहीं, अपने पास रखूंगी, आपके बिना मेरा घर अधूरा है। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुधा का चेहरा देखते हुए फुसफुसाया, सुधा, याद रखना, माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना और आशीष को समझाना कि माँ बाप का सहारा केवल बेटे नहीं होते, बेटियां भी होती हैं। सुधा ने फूट फूट कर कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगी। अचानक मशीन की बीप की आवाज़ अनियमित होने लगी। डॉक्टर दौड़े। नर्स ने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया। हमें कोशिश करनी होगी, सीपीआर दीजिए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। सुधा बाहर धकेल दी गई, लेकिन वह दरवाजे से लगी सिसक रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। धीमे स्वर में बोले, हमें खेद है सुधा जी, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सुधा के कानों में जैसे किसी ने तूफान भर दिया हो। उसके कदम लड़खड़ाए और वह वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसू की धारा में सुधा का दिल टूट टूट कर बिखर गया। आंखों से आंसू बहते हुए केवल एक ही शब्द उसके होठों पर था, माँ। सुधा माँ से लिपट गई, जैसे उन्हें फिर से अपनी गोद में छिपा लेना चाहती हो। माँ के निर्जीव देह को गले लगाकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपको वृद्धाश्रम भेजकर मैंने अपना सबसे बड़ा अपराध किया है। आपने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं आपको अपना घर तक नहीं दे पाई। शारदा जी का निर्जीव शरीर सफ़ेद चादर में ढका हुआ था। सुधा उनके पास बैठी थी, बिखरे बाल, आंसुओं से भीगा चेहरा। सारा वृद्धाश्रम शोक में डूबा था। वार्डन ने धीरे से कहा, सुधा जी, हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। आप चाहें तो गांव वालों और अपने भाइयों को खबर कर दीजिए। सुधा ने भारी मन से फ़ोन उठाया। पहले नरेश को मिलाया। भैया, माँ नहीं रही। उधर से कुछ पल चुप्पी रही, फिर रूखी आवाज़ आई, अरे ये क्या हो गया? ठीक है, हम लोग आते हैं। फिर विकास को खबर दी।
उसने भी केवल इतना कहा, ठीक है दीदी, हम तुरंत निकलते हैं। दोनों भाई शाम तक दिल्ली पहुँचे, लेकिन उनके चेहरे पर ना दुख था ना पछतावा, बस एक औपचारिक सा भाव। सुधा ने देखा तो उसका दिल तड़प उठा। जिन बेटों के लिए माँ ने अपनी सारी संपत्ति, गहने और ज़मीन लुटा दी, वही आज उनके अंतिम संस्कार पर भी केवल औपचारिकता निभाने आए हैं। अगले दिन ये अंतिम यात्रा निकली। सुधा ने स्वयं माँ के पैर पकड़कर आंसू बहाए। उसने आशीष से कहा, बेटा, आज तेरी नानी जा रही है। याद रखना, ये सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, तुम्हारी भी जड़ थी, जिनकी वजह से आज हम सब हैं। आशीष भी पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि नानी कितनी चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली गई। शमशान घाट पर चिता सजाई गई। सुधा ने लकड़ियों के बीच माँ का चेहरा आखिरी बार देखा। माँ, आपको स्टोर रूम और वृद्धाश्रम में नहीं, अपने दिल में जगह दूंगी हमेशा। जब अग्नि जलाई गई तो सुधा की चीख गूंज उठी। उसके भाई खड़े रहे, पर उनके चेहरे पर थकान और बेचैनी अधिक थी, दुख कम। शमशान घाट पर आग की लपटें उठ रही थी। माँ की चिता जल रही थी, धुएं का गुबार आसमान से लिपट रहा था। चिता की राख में जैसे माँ की मुस्कान छिपी थी। सुधा को लगा माँ कह रही है, बिटिया, तूने जो प्रण लिया है वो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगा। सुधा ने मन ही मन कहा, माँ, आपकी आत्मा जहाँ भी है देखना, अब मैं किसी भी माँ को अकेला नहीं होने दूंगी। माँ की चिता की राख के सामने सुधा ने प्रतिज्ञा की, आज से कोई माँ अकेली नहीं होगी। मेरे भाइयों ने माँ को ठुकराया, मेरी भाभियों ने माँ को बोझ समझा, मेरे पति और बेटे ने भी माँ से दूरी बनाई, लेकिन मैं हर माँ की आवाज़ बनूंगी। 13वीं के दिन सुधा गांव गई। वहाँ दोनों भाई, उनकी पत्नियाँ और रिश्तेदार मौजूद थे। सबके सामने सुधा खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू और आवाज़ में आग थी। भैया, माँ के लिए आपने क्या किया? गहने ले लिए, ज़मीन ले ली, पैसा ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया? अकेलापन, दर्द और अंत में वृद्धाश्रम की दीवारें। क्या यही कर्तव्य था बेटों का? भैया, जब पिताजी की ज़मीन बटी थी तो तुम दोनों ने सबसे पहले अपना हिस्सा ले लिया था। भाभियों ने माँ के गहने ले लिए थे, तब माँ तुम्हारे लिए लक्ष्मी थी। लेकिन जब वह बूढ़ी माँ हो गई, दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, तो तुम लोगों ने उन्हें बोझ समझ लिया। नरेश और विकास चुप खड़े रहे। सुधा ने फिर कहा, आज माँ चली गई, पर उनकी आत्मा आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगी। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा पाप माँ बाप की उपेक्षा करना है। भाइयों की नज़रें झुक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। सन्नाटा छा गया। छोटे भाई ने बुदबुदाते हुए कहा, सुधा दीदी, हम मजबूर थे। सुधा ने डांटते हुए कहा, मजबूर? माँ की सेवा में कोई मजबूरी नहीं होती। सच कहूँ तो तुम दोनों बेटों के नाम पर कलंक हो। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिस माँ को तुमने मरने तक नहीं पूछा, उन माँ की बेटी तुम्हारी बहन कहलाने से इनकार करती है। सबके सामने सुधा आंसुओं के साथ घर से निकल गई। सुधा ने अपने भाइयों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। शहर लौटकर सुधा बिल्कुल चुप रहने लगी। वो किसी से बात नहीं करती, बस माँ की तस्वीर के सामने घंटों बैठी रहती। वह अपने पति और बेटे से बोली, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजना पड़ा। माँ का आशीर्वाद तुम दोनों से हमेशा के लिए छिन गया है। अजीत और आशीष रो पड़े। उन्होंने सुधा से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजीत ने एक शाम धीरे से पास आकर कहा, सुधा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ को बोझ समझा, खर्च की चिंता करता रहा। आज जब वो नहीं रही तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मुझे माफ़ कर दो। आशीष भी आगे आया। आंखों में आंसू थे। माँ, नानी मुझे बचपन में कितना दुलारती थी। मैं ही उनसे दूरी बनाने लगा। मुझे शर्म आती है, लेकिन अब तो नानी नहीं रही। सुधा ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारी गलती ने मुझे मेरी माँ से छीन लिया। मैंने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ते वक्त ही अपनी आत्मा खो दी थी। अब माफ़ी से क्या होगा? माँ तो लौट कर नहीं आएगी। अजीत और आशीष सिर झुकाकर खड़े रहे। सुधा ने दृढ़ स्वर में कहा, आप दोनों को भी ये समझना होगा कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। अगर ऐसा सोचोगे तो एक दिन आपके अपने बच्चे भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो आप लोगों ने मेरी माँ के साथ किया। घर में गहरी खामोशी छा गई। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया था।
सुधा सुबह उठती तो उसे लगता जैसे माँ अभी आशीर्वाद देने कमरे से निकलेंगी, लेकिन दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता। हर कोना माँ की याद से गूंजता था। सुधा अक्सर माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, माँ मैंने आपको खो दिया, लेकिन अब किसी और माँ को मैं ऐसे नहीं खोने दूंगी। एक दिन सुधा माँ की पसंदीदा मिठाई लेकर वृद्धाश्रम पहुंची। वहाँ बुजुर्ग औरतें और पुरुष अकेलेपन से जूझ रहे थे। किसी को महीनों से बच्चे देखने नहीं आए थे, तो किसी को सालों से। एक बूढ़ी अम्मा ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। बिटिया तू बहुत दिन बाद आई, आज तेरी माँ की जगह तू मुझे गले लगा ले। सुधा रो पड़ी। उसने तय किया कि वो हर हफ्ते नहीं बल्कि रोजाना वृद्धाश्रम जाएगी। सुधा ने वहीं प्रण किया, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा कि कोई और माँ अपने बच्चों से उपेक्षित होकर ना मरे। मैं इस दर्द को समाज तक पहुँचाऊँगी। सुधा बार बार माँ की तस्वीर के सामने बैठ जाती, जैसे उनसे बात कर रही हो। अजीत और आशीष दोनों चुप थे, लेकिन सुधा जानती थी कि ये चुप्पी सिर्फ शोक की नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपराध बोध की भी थी। एक शाम सुधा ने पति और बेटे को बैठक में बुलाया। उसने शारदा जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, आज मेरी माँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनके संस्कार मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। अजीत जी, आपने कभी माँ को बोझ समझा। आशीष, तुम भी दोस्तों में इतने व्यस्त हो गए कि नानी अकेली पड़ गई। मैं भी उतना नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। माँ ने जाते जाते मुझसे कहा था, बेटी, माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना। बेटा हो या बेटी, असली सहारा वही है जो आखिरी दम तक साथ खड़ा रहे। आज मैं आप दोनों से वादा करती हूँ आज मैं आप दोनों से वादा चाहती हूँ कि इस घर में कभी बुजुर्गों को बोझ नहीं माना जाएगा। अगर कल को हमारे पिताजी, चाचा जी, मामा या कोई और बड़ा हमारे सहारे की ज़रूरत में होगा, तो हम सब मिलकर उनकी सेवा करेंगे। आशीष की आंखें भर आई। वो माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं नानी के साथ समय नहीं बिता सका, लेकिन अब वादा करता हूँ मैं हमेशा आपके और पापा के साथ रहूँगा, और जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजीत भी गंभीर हो गया। उसने सुधा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सुधा, तुम सही कहती हो, मैंने गलती की थी। अब समझ गया हूँ कि माँ बाप की सेवा ही असली धर्म है। मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। सुधा ने आंसू पोंछे और माँ की तस्वीर की ओर देखा। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे माँ की आत्मा मुस्कुरा रही हो। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आपकी सीख मैं अपनी बहू और बेटों को दूंगी, ताकि किसी माँ को आखिरी समय स्टोर रूम या वृद्धाश्रम में न रहना पड़े। उस क्षण सुधा ने महसूस किया कि माँ भले ही चली गई, लेकिन उनकी आत्मा और उनके संस्कार हमेशा इस घर का हिस्सा बने रहेंगे। माँ के निधन के कई महीने बीत चुके थे, लेकिन सुधा का मन अब भी खालीपन से भरा था। हर सुबह जब वह पूजा करती तो माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाती, तो एक ही बात उसके मन में गूंजती, कितनी माताएं आज भी उसी अकेलेपन से गुजर रही होंगी जैसे मेरी माँ गुजरी। सुधा ने ठान लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। वो माँ की कहानी को समाज तक पहुँचाएगी। एक दिन पास के स्कूल में माता पिता का सम्मान विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। सुधा को वहाँ बोलने के लिए बुलाया गया। वो मंच पर पहुंची, हाथ में माँ की तस्वीर थी। सुधा ने भीगी आंखों से कहा, दोस्तों, आज मैं कोई भाषण नहीं देने आई हूँ, मैं बस अपनी माँ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बेटों के लिए सब कुछ लुटा दिया, गहने, ज़मीन, बचत, सब कुछ। सोचा कि बुढ़ापे में वही उनका सहारा बनेंगे, लेकिन क्या हुआ? बेटों ने मुंह मोड़ लिया और बेटी के भरोसे छोड़ दिया। मेरे पति ने उन्हें स्टोर रूम में रहने की बात कही और आखिरकार मेरी माँ वृद्धाश्रम में चली गई। वही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। संपूर्ण हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें भर आई। सुधा के स्कूल वाले भाषण की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो सुधा जी कितनी हिम्मत वाली हैं, उन्होंने अपनी माँ की पीड़ा को सबके सामने रख दिया। धीरे धीरे आसपास के लोग उनसे मिलने आने लगे। किसी ने कहा, मेरी माँ भी अकेली है, मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि समय नहीं दे पाता।
किसी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पिताजी गांव में है, मैं शहर में। अब समझ आया कि उन्हें अकेला छोड़कर कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। सुधा ने सबको समझाया, अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय माता पिता के लिए निकालें तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। पैसे देना ही सेवा नहीं है, समय देना असली सेवा है। धीरे धीरे ये एक मिशन बन गया। सुधा ने इसका नाम रखा माँ का संकल्प। हर रविवार वह पार्क में या सामुदायिक भवन में बैठक करती, जहाँ लोग आकर अपने अनुभव और बुजुर्गों के किस्से साझा करते। अजीत पहले चुपचाप सुधा की गतिविधियाँ देखता रहा। एक दिन उसने कहा, सुधा मैं भी तुम्हारे साथ वृद्धाश्रम चलूँगा। सुधा हैरान हुई। अजीत ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे दर्द ने मुझे बदल दिया है। शायद माँ को खोकर ही मैंने समझा कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। वह भी वृद्धाश्रम जाने लगा और बुजुर्गों को दवाइयाँ कपड़े दिलाने में मदद करने लगा। आशीष भी शुरू में संकोच करता था, लेकिन जब उसने देखा कि वृद्ध लोग उसे दुलार से देखते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछते हैं, तो उसका मन पिघल गया। एक दिन उसने सुधा से कहा, माँ नानी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन अब मैं यहाँ आकर उनकी तरह किसी भी नानी दादी की सेवा करूँगा। सुधा ने बेटे को गले से लगा लिया। आशीष, यही मेरी नानी की असली याद होगी। आशीष, यही तेरी नानी की असली माफ़ी होगी। धीरे धीरे गांव शहर के लोग सुधा की मिसाल देने लगे। देखो, सुधा ने अपनी माँ के लिए जो खोया, अब वही दर्द दूसरों के लिए सहारा बन गया। औरतें सुधा से मिलने आती और कहती, हम भी चाहते हैं कि हमारी संतान हमें बोझ ना समझे, तुम हमारी आवाज़ बनो। सुधा ने अपने घर में बैठकर एक संस्था की नींव रखी, माँ का संकल्प। इस संस्था का उद्देश्य था अकेली माँओं को सहारा देना, वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करना, बच्चों को जागरूक करना कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। माँ की पुण्यतिथि पर सुधा ने वृद्धाश्रम में भव्य भंडारा कराया। सैकड़ों बुजुर्ग एक साथ बैठे, खाना खाया। सुधा ने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, आज मैं आपके अधूरे सपनों को पूरा कर रही हूँ। आप भले ही मेरे पास नहीं हैं, लेकिन आपकी आत्मा हर माँ में जीवित है। भीड़ में तालियां गूंज उठी। अजीत और आशीष सुधा के पास खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। अजीत ने फुसफुसाकर कहा, सुधा, तुमने माँ को खोकर भी उन्हें अमर कर दिया। तुम सच में हर माँ का सहारा बन गई हो। सुधा ने आसमान की ओर देखा। माँ, आज आपकी बेटी ने आपको सच में पा लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।